हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मोहम्मद गौरी तक देखा था और हमने दिल्ली सल्तनत के आसपास ले जाकर के अपनी क्लास को छोड़ दिया था। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें डायनेस्टीज़ बनेगी दिल्ली सल्तनत के अंदर, वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा जो सबसे पहले इसकी फाउंडेशन को रखेगा। तो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत लिख देते हैं सबसे पहले तो, दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हमारी कब तक चलेगी? दिल्ली सल्तनत हमारे 6 से स्टार्ट होगी और चलेगी बाबर के आने तक, यानी जब तक बाबर नहीं आएगा तब तक क्या चलेगा? तब तक दिल्ली सल्तनत ही चलेगी। और दिल्ली सल्तनत के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज होंगी, उनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आएगी? सबसे पहले आएगी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, और इसी को मामलुक भी कहते हैं, मामलुक। और इसी का एक और नाम भी है इलबरी, इलबरी। ये नाम क्यों दिया गया वो देखेंगे। और इसका जो फाउंडर होगा स्लेव डायनेस्टी का, उसको कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1206 से लेकर के 90 AD तक हमारा चलने वाला है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडेशन रख दी है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या काम हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, आया कहाँ से था। अगर इसकी बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श, बख्श भी बोला जाता है इसको, लाख बख्श, ठीक है, क्योंकि ये लाखों लाखों दान देता था, ठीक है, बहुत सारा सोना ये दान दे दिया करता था, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ जाता है लाख बख्श। और ये और ये किसका स्लेव होता है? मोहम्मद गौरी का स्लेव होता है, ठीक है, गौरेड का स्लेव होता है। और स्लेव होने की वजह से इसकी जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो भी यही होती है कि भैया मैं तो गुलाम हूँ और मैं कभी सुल्तान नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या करेगा? सुल्तान का टाइटल नहीं ले लेगा, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो सुल्तान का टाइटल नहीं लेगा, ये सुल्तान का टाइटल नहीं लेगा, ठीक है। और ये किसी एक ऐबक ट्राइब से था, इसको सेंट्रल एशिया से खरीदा था किसने? गौरेड ने। कौन से ट्राइब से था ये? इसकी ट्राइब, इसकी जनजाति जो थी वो थी ऐबक, या ऐबक, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द मून, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द मून, इस ऐबक का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द मून, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बस छोटा सा ही होगा, 1206 से लेकर के 10 AD तक, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 1197 से ये आ जाता है 1192 में, मतलब ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन में आ जाता है, किसके साथ? गौरेड के साथ में, और वहाँ पे जीतता है। जो चंदावर का बैटल होता है गैडवाल के साथ में, उसमें भी ये होता है। उसके बाद आगरा, ग्वालियर, ठीक है, मालवा, या फिर आपका बंगाल का जो एरिया है उसको अपने राज्य में कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? इसकी फाइट रहेगी किसके साथ में? मैंने आपको बताया था दो और क्या हैं, स्लेव हैं, एक कुबाचा, एक यल्दूज। जैसे ही गौरेड की डेथ हो जाती है, जो यल्दूज होता है वो कहाँ रह जाता है? सेंट्रल एशिया में, गोरी वाली जगह पे। और जो कुबाचा होता है वो पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में, यानी मुल्तान में शिफ्ट हो जाता है, उसको वहाँ पे शिफ्ट करके रखता है कौन? मोहम्मद गौरी। और इंडिया में किसको शिफ्ट करके रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसलिए इनका अंपायर इनके पास रह जाता है। अब देखो, हर राजा ने क्या किया है? इंडिया पे आके अटैक किया है, आपने देखा है। अब इंडिया पे आके अटैक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होने वाला है इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तो बिल्कुल होगा कॉन्फ्लिक्ट। और उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये क्या करेगा? अपनी कैपिटल जो होगी ना, अपनी कैपिटल बनाएगा लाहौर को, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाएगा, ठीक है, ताकि यल्दूज और कुबाचा अपनी आवाज़ ना उठा सकें। इसलिए अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करेगा?
लाहौर शिफ्ट करेगा, कुछ दिन दिल्ली रहेगा, कुछ दिन लाहौर रहेगा, ठीक है, दोनों तरीके से कंट्रोल करेगा। और एट द एंड इसकी डेथ होगी भी, वो भी हो जाती है इसकी लाहौर में ही, इसकी भी डेथ हो जाती है। कहाँ? 1210 में इसकी डेथ हो जाती है लाहौर में, चौगान पोलो खेलते समय, चौगान पोलो खेलते समय। चौगान पोलो का पता होगा, घोड़े पे बैठ के जो स्टिक से मारते हैं बॉल को, वही खेल रहा था ये, और घोड़े से गिर जाता है और यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब इसने कुछ काम किए थे, थोड़ा उनको देख लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क या फिर मस्जिद, ठीक है। ये इसने ही बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी। उसके बाद एक मस्जिद और बनवाता है जिसका नाम होता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, और ये होती है अजमेर में। और बताया जाता है जहां पर ये मस्जिद बनाता है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, यहीं पर ये कोई स्कूल हुआ करता था पहले। इसका पता कैसे लगता है? आप लोगों ने देखा होगा, अगर आज के गवर्नमेंट स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की, तो बच्चों को अगर कुछ पढ़ाना होता है तो वैसे ही आर्टिकल्स दीवार पे लगा देते हैं। तो उस टाइम भी एक नाटक था, उसको जो समझाने के लिए दीवार पे प्रिंट किया गया था, वो एक दीवार आज भी बाकी बची हुई है। कहाँ पे? इस मस्जिद में। तो उससे पता लगाया जाता है कि भैया यहाँ पे कोई पहले स्कूल रहा होगा, जिसकी वजह से ये है। दूसरी बात, यहाँ पे इसने कुतुब मीनार की फाउंडेशन की थी। कुतुब मीनार की नींव रख दी थी इसने, एक बिल्डिंग बना दी थी कुतुब मीनार की। अब ये कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया था? अपने टीचर की, ठीक है, क्या नाम होगा उनका? बख्तियार काकी, ठीक है, ये नाम होगा। अपने इन गुरु की, अपने इन टीचर की याद में कुतुब मीनार बनवाएगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इन तीनों को नोट करके रखना। कंप्लीट नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ बनाएगा, उससे पहले ही मर जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप इसको रेज करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार बुक की रीडिंग करनी जरूरी है, बुक की रीडिंग जरूर करेंगे, ठीक है। हटा देते हैं इसको। अब इसके बाद कौन आएगा? यहां मैप में देखें थोड़ा, ये बिहार और बंगाल वाला जो एरिया है, ये एक बंदे के पास होता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के पास में ये वाला एरिया होता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश यहाँ का गवर्नर होता है, ठीक है। तो यहाँ का गवर्नर होता है। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है लाहौर में, उसको लाहौर में दफना दिया जाता है। अब दिल्ली होती है खाली। अब लाहौर में कुछ टाइम के लिए ही उसके बेटे को, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कुछ जगह 8 महीनों के लिए भी लिखा है, तो वहाँ पर आराम शाह को गद्दी पे बिठा देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी यही उसका वंशज है, तो इसी को गद्दी पे बिठाया जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? आराम शाह, ठीक है, आराम शाह। टाइम पीरियड क्या रहेगा? ना वही रहेगा 10 में बैठेगा कुछ टाइम के लिए, और फिर इसको हटा दिया जाएगा आकर के इल्तुतमिश के द्वारा। तो नेक्स्ट कौन आने वाला है? इल्तुतमिश। तो आप डाल लें इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड जो रहेगा 10 से लेकर के 36 तक रहेगा, ठीक है। इल्तुतमिश कौन होता है? इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, उसका स्लेव होता है, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर आप कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी होता है। अपनी बेटी की शादी करा देता है इल्तुतमिश से, तो क्या हो गया? दामाद भी होता है, सन इन लॉ भी होता है, और स्लेव भी होता है। स्लेव भी होता है और सन इन लॉ भी होता है, और यहाँ पे गवर्नर भी होता है पहले। तो जैसे दिल्ली खाली पड़ी होती है, अब ये क्या करेगा? जाके
दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि यही यहाँ पे योद्धा है, और भी लोग रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये बनाएगा ग्रुप ऑफ 40, यानी एक मिनिस्ट्री बनाएगा, और जिसको हम कहते हैं चालीसा। ठीक है, ये ग्रुप क्रिएट करेगा, ग्रुप ऑफ 40। मतलब ग्रुप ऑफ 40 का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी जो राजा के दरबार में रहने वाले थे दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें, तो एक काम कर लेते हैं, उनको ही अपने मंत्री पद में ले लेते हैं कि भैया हम आपके राजा होंगे और तुम्हारी एडवाइस के बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। एक ऐसा ग्रुप बना देता है जिसको क्या कहते हैं, चालीसा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भैया चालीसा का क्रिएशन किसने किया था, चालीसा को किसने क्रिएट किया था। तो इल्तुतमिश ने चालीसा बनाया था। अब दूसरा काम क्या करेगा, अब देखो अभी तक आप लोगों ने देखा है गौरेड आया है, गजनी आया है, और मोहम्मद बिन कासिम आया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने किसी ने सऊदी अरबिया से कोई पेपर इशू नहीं कराए थे। सऊदी अरबिया में कौन होते थे, खलीफा। तो एक खलीफा से एक लीगल पेपर बनवाएगा कि भैया देखो मुझे दिल्ली की सरकार चलानी है और आप मुझे ऑथोराइज कर दीजिए। तो क्या बनवाएगा, एक लीगल पेपर बनवाएगा कि भैया आप उन पेपर पे साइन करके दे दीजिए कि इल्तुतमिश ही दिल्ली का राजा होगा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, वो सऊदी अरबिया को बहुत मानते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो उलमा वगैरह थे, बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, एक लीगल पेपर बना दिया। अब मुस्लिम लोग जो इंडिया में थे वो कैसे नकार सकते थे उनकी बात को, तो इसने क्या किया, एक लीगल पेपर बना के उनसे पेपर पे साइन करवा लिए कि भैया इल्तुतमिश ही दिल्ली का बादशाह हो गया। तो जो वहाँ के मंत्रिमंडल के लोग थे उनको तो ऐसे ही अपनी तरफ किया, और लोगों के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, मतलब दस्तावेज तैयार करा दिए। ठीक है, दस्तावेज तैयार कराए जिससे लोगों को ये ना लगे कि भैया ये तो वैसे ही बैठा है गद्दी के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इक्ता सिस्टम लागू कर देगा, इक्ता सिस्टम। अब ये इक्ता सिस्टम क्या होता है, देखो ये क्या करेगा, दिल्ली में बैठ करके जितने आसपास के जगह होंगी उन जगह वालों से बोलेगा कि भैया देखो हम बैठे हैं दिल्ली में, और जो जगह तुम्हारे पास है तुम उनके राजा हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये अपनी सरकार मेरे अंडर में चलाओ, और मेरे अंडर में चलाने के साथ साथ यहाँ से जो थोड़ा बहुत पैसा वैसा होगा वो थोड़ा मुझे भी देना है। और दूसरी बात, अगर मेरी किसी से भी लड़ाई बजती है तो आपकी आर्मी मुझे चाहिए। तो एक आर्मी वाला सिस्टम बना रहा है। तो जैसे आज का कौन होता है स्टेट का सीएम, प्रोविंस का सीएम, तो उसी तरीके से इक्ता सिस्टम को संभालने वाला इक्तेदार कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, इक्तेदार। मतलब जमीन का टुकड़ा दे दिया और उससे कह दिया कि अपनी एक सेना बनाओ और आप उसके कमांडर होंगे, इक्तेदार होंगे। जब भी सेंटर को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी किसी जंग के लिए तो आपकी आर्मी हमारे लिए होनी चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, इक्ता सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब ये हटा दे रहा हूँ मैं, लिख लिया होगा होपिंग आपने। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बैटल होने वाली है जिसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन के दो युद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन थर्ड वाला जो होता है वो यहाँ पे होता है, तराइन। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था, और ये भाई 1218 में हुआ था, 1817 में। ठीक है, और ये होता है इल्तुतमिश के बीच में एंड यल्दूज। इल्तुतमिश एंड यल्दूज के बीच में होता है। वही यल्दूज जो कहाँ बैठा हुआ है, सेंट्रल एशिया में गोरी वाली जगह पे। ये अब हार जाएगा, डिफीट हो जाएगा, ये वापस नहीं लौट करके आएगा। इसको कुछ पैसा वैसा भी दे दिया जाता है, ये दोबारा वापस नहीं आता, इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है यहीं से ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये था। दूसरा इम्पोर्टेंट 1221 का टाइम होगा। अभी देखो ऊपर क्या चल रहा होगा ना, ऊपर खुरासान वगैरह चल रहे होंगे, सॉरी ख्वारिज़म वगैरह चल रहे होंगे, या आपका इधर इराक हो जाएगा बड़ा, और फिर ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया बन जाएगा। तो सेंट्रल एशिया पे इस टाइम कमांड होगी ख्वारिज़म की। ठीक है, और इधर से एक बड़ी आफत आने वाली है इस दौरान, कहाँ, सेंट्रल एशिया के ऊपर। अभी तक सेंट्रल एशिया पे इतनी बड़ी कोई आफत नहीं आई थी, तो यहाँ पे चंगेज़ खान अपना अटैक करेगा।
चंगेज़ खान अपना अटैक करेगा कहाँ, सेंट्रल एशिया पे, और सेंट्रल एशिया का जो राजा होगा ख्वारिज़म शाह, उसको साम्राज्य को चंगेज़ खान तबाह बर्बाद कर देगा एकदम से, और उसका जो बेटा होगा वो बेटा बच जाएगा, और वो बेटा बच करके कहाँ पहुँचेगा, इंडिया में, और इंडिया में सिंध के पास पहुँचेगा। ठीक है, इंडिया में क्यों आ रहा है, इल्तुतमिश से हेल्प मांगने के लिए कि मुझे छुपने की जगह दे दो, क्योंकि मेरे पीछे कौन लगा है, चंगेज़ खान। इल्तुतमिश क्या कहेगा, भैया देखो अपना इतना बड़ा अंपायर नहीं है, और इसका नाम होता है मंगबरनी, जो ख्वारिज़म शाह का बेटा होता है इसका नाम होता है मंगबरनी, जो इंडिया में आता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश यहाँ पे कहेगा कि भैया हमने नया नया साम्राज्य बनाया है, और चंगेज़ खान है वो बाप है, बर्बाद कर देगा सारी चीज़ों को, हम टक्कर नहीं ले सकते, और तुम्हें छुपा के हम उससे पंगा नहीं लेना चाहते। तो क्या करता है इल्तुतमिश, एक समझदारी दिखाता है और इसको पनाह नहीं देता, इसको वापस लौटा देता है। इसके पीछे ही ढूंढते ढूंढते चंगेज़ खान यहीं तक पहुंच जाता है, और इंडिया में अपना एम्बेसडर भेजता है ये बात पता करने के लिए कि क्या यहाँ पे मंगबरनी आया था या नहीं। तो इल्तुतमिश साफ मना कर देता है कि भैया हमने आया तो था, पर हमने इसकी कोई हेल्प नहीं की, और वो सीधा कहाँ निकल जाता है, इराक ईरान की तरफ निकल जाता है मंगबरनी। तो फिर भी चंगेज़ खान यकीन नहीं करता इल्तुतमिश की बात का, और 3 या फिर 6 महीने तक अपनी सेना को यहीं पे रखता है छुप करके बैठ जाता है इसी एरिया में, कि कहीं गलती से अगर वो दिख गया तो इंडिया का भी टाइम खराब आएगा। चंगेज़ खान जो था ना, इंडिया पे कंट्रोल करना नहीं चाहता था उस टाइम पे, वो सिर्फ इंटरेस्टेड था तो सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो चंगेज़ खान का जो एम्बेसडर इंडिया में आया था वो कब आया था, 1221 में। तो ये चंगेज़ खान का इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, चंगेज़ खान इंडिया के अंदर 1221 में आया था। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट, हटा देता हूँ मैं इसको अब। इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं। चंगेज़ खान वाला याद रखना, ठीक है, कब आया था इंडिया में। और ये 3rd बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच हुई थी। 2 बैटल तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच ही हो जाती है, 3rd यहाँ पे होती है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे जो इसका स्टेट था इस्लामिक स्टेट था, और गद्दी पे बैठते ही ये उपाधि ले गया सुल्तान ए आज़म की, सुल्तान ए आज़म। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान ए आज़म की उपाधि लेने वाला शख्स कौन है। तो इल्तुतमिश ने क्या लिया था, टाइटल लिया था, उपाधि ली थी, किसकी, सुल्तान ए आज़म की। ठीक है, और इसके जो बेटे थे वो कोई काम के तो थे नहीं, एबल, इसलिए ये क्या करता है, अपने मरने से पहले ही कह देता है कि जो मेरी बेटी होगी ना, रजिया सुल्तान, रजिया वही सुल्तान बनेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे जो है वो नालायक हैं, तो रजिया ही क्या बनेगी, सुल्तान बनेगी। और ये बात किससे कह रहा है, चालीसा से। चालीसा से कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो बेटी होगी यही क्या बनेगी, सुल्तान बनेगी, दिल्ली की गद्दी को संभालेगी। ठीक है, अब इसकी कुछ बनवाए हुए कंस्ट्रक्शन भी है। इसको फादर ऑफ टॉम बोला जाता है, फादर ऑफ टॉम्स, यानी मकबरों का जनक, मकबरों का जनक। यानी हिंदुस्तान के अंदर जो मकबरे बनने का प्रचलन स्टार्ट हुआ था वो इसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, सबसे पहले इसने अपने बेटे का मकबरा बनवाया था दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर बनवाया था इसने अपने बेटे का सबसे पहला मकबरा। ठीक है, और फिर इसने अपना मकबरा बनवाया था अपने मरने से पहले। ठीक है, वो भी कहाँ बना था, दिल्ली के अंदर ही बना था। उसके बाद कुछ और थे, जैसे हौज ए शमसी, हौज ए शमसी। ठीक है, ये कुछ इसने कंस्ट्रक्शन कराए थे। और कुतुब मीनार का जो काम था, कुतुब मीनार का जो काम था, उसके ऊपर 3 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग तो उसने बनवा दी थी, 2 ये बनवाएगा। यानी कुतुब मीनार का जो काम होगा पूरा कंप्लीट कर देगा, ये कंप्लीट कर देगा भाई। ये क्या करेगा, कंप्लीट कुतुब मीनार को। ठीक है, कुतुब मीनार। फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा उसमें आकर के, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, ये कुतुब मीनार को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट थे, बस इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद कौन आएगा,
इसके बाद आएगा इसका एक बेटा, नालायक बेटा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम होगा रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन। थोड़े से टाइम के लिए बैठ जाएगा ये, ठीक है, रुकनुद्दीन। अब देखो इसको बिठाया किसने, इसको बिठाया चालीसा ने, क्योंकि चालीसा क्या चाहता है कि सारी की सारी जो पावर है ना वो हमारे हाथों में आए, और हमारे हाथों में पावर आने के लिए तो राजा भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा एक जो पपट किंग हो। तो पपट कौन है, ये पपट ही तो है, नालायक है, यानी कैसा है भाई ये, अनवर्थी, नालायक है एकदम, ठीक है, नालायक। और दूसरी बात ये पपट किंग है, जैसे चाहो वैसे मोड़ दो, पपेट किंग कुछ करेगा नहीं। अब होगा क्या, रजिया जो होगी वो लाल कपड़े पहन करके दिल्ली की जनता के सामने आएगी। कैसे कपड़े पहनेगी, लाल कपड़े पहनेगी, रेड कलर के क्लॉथ पहनेगी, रेड कलर, लाल कलर के कपड़े पहन करके दिल्ली की जनता के सामने आएगी। देखो लाल कलर के कपड़े पहनने का एक मतलब था, यानी जब कोई अपना दर्द दिखाना चाहता था तो वो इस ड्रेस को पहनता था। तो अभी ये क्या है, ये दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बाप ने मरने से पहले यही कहा था कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगी, रजिया। बट जो चालीसा है वो नहीं चाहता कि मैं बैठूं। क्यों ना बैठूं, क्योंकि ये रजिया है, और दूसरी बात ऊपर से मुस्लिम भी है, लड़की भी है मुस्लिम भी है, तो दोनों रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी ऊपर, क्योंकि मुस्लिम लोगों में माना जाता है इन चीज़ों को कि पर्दे में ही रखा जाए। अब ये वैसे लड़की तो थी नहीं जो पर्दे में रहे, राज करना चाहती थी, एबल लड़की थी। अब ये क्या करेगी, दिल्ली की जनता के सामने आएगी। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं, कोई एक लड़की आकर के अगर बोले कि भैया हमारा कोई काम करा दो, तो तुम्हें लगता है कोई मना कर देगा, इम्पॉसिबल है भाई, होगा। तो दिल्ली की जनता क्या करेगी, इसको गद्दी पे बैठा देगी, ठीक है, और रजिया सुल्तान बनेगी, रजिया बनेगी सुल्तान 1236 से लेकर के, ये जो 40 लिखा है थोड़ा गलत हो गया है, ये 36 ही करना है आपको, ठीक है, 36 में बैठेगा ये भी कुछ दिनों के लिए, तो 36 में ही ये बैठेगी और 40 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। रजिया को किसने सुल्तान बनाया, दिल्ली की जनता ने, ठीक है। अब तुम्हें पता है चालीसा इसके खिलाफ हो चुका है, ठीक, अब चालीसा इसके खिलाफ है। अब ये काम भी ऐसे करेगी कि वो और खिलाफ हो जाएगा, मतलब इसकी एक ड्रेस होगी कुल्हा एंड कुबा। आप लोगों ने देखा होगा, जो सीरियल वगैरह देखते होंगे, एक ड्रेस होती है फाइटर की, विमेन फाइटर की, तो उस टाइप की ड्रेस पहनती थी ये कुल्हा और कुबा, और हाथियों पे बैठकर, हाथी पे बैठ करके पूरी दिल्ली में घुमा करती थी ये, दिल्ली में घुमा करती थी, दिल्ली की सैर किया करती थी हाथी पे बैठ करके। अब चालीसा और जलता जा रहा है इसके ऐसे ऐसे कामों से। अब इसको लिख लिया होगा तुमने, मैं मिटा देता हूँ, ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो जनता है भाई, पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है वुमेन को लेकर के, उनके स्टेटस को लेकर के। तो रजिया यहाँ लिख देता हूँ मैं, रजिया सुल्तान, और यही पहली और आखिरी सुल्तान होगी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगी। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पे कोई राज करने नहीं आएगा लेडी ऐसे जैसे ये आई है, ठीक है। फर्स्ट लेडी भी यही होगी। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी, तो यही थी फर्स्ट लेडी, ठीक है। अब इनके दरबार में एक लड़का होगा जिसका नाम होगा याकूत, ठीक है। अब बताते हैं याकूत से इसका अफेयर भी था, और याकूत को ये क्या करेगी, रॉयल हॉर्सेस की एक पोस्ट दे देगी, रॉयल हॉर्सेस की, मतलब जो जंग के लिए सामान ले जाया करता था उन सब की देखभाल कौन करेगा, याकूत करेगा। यानी अब इसने चालीसा से अलग, चालीसा पे भरोसा नहीं किया, इसने अपनी एक नई टीम क्रिएट कर दी। अब क्या करेगी, ये उस पे भरोसा करेगी, और उसका हेड किसको बना दिया, याकूत को। जबकि चालीसा के होते हुए ये बात तय हो चुकी थी कि इस पोस्ट पे किसी स्लेव को नहीं बिठाया जाएगा। और ये कौन था, एक स्लेव था, एक गुलाम था, जो कि इल्तुतमिश ने खरीदा था, ठीक है। अब ये गुलाम भी है और इस पोस्ट पे भी बैठा दिया, तो चालीसा और जलेगा। दूसरी बात, थोड़ा अफेयर भी था इसका उसके साथ,
अब क्या करेगा चालीसा, ये अपने आसपास के एरिया को जोड़ने की कोशिश करेगी। कौन? रजिया सुल्तान। दिल्ली में बैठी आसपास का एरिया जुड़ेगा तभी तो शासन चलेगा ना, तो आसपास के एरिया को जोड़ने की कोशिश करेगी। चालीसा क्या करेगा ना, पंजाब, हिसार, हरियाणा वाला इन एरिया में क्या करेगा, दंगे करा देगा। और ये उन दंगों को सप्रेस करने के लिए जाएगी। क्यों? क्योंकि राजा है भाई। तो पंजाब का एक गवर्नर होता है, पंजाब का एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है अल्तूनिया। अल्तूनिया, ठीक है, ये पंजाब का गवर्नर होता है। याकूत के साथ निकलती है रजिया सुल्तान, कहाँ पर? पंजाब के अंदर, और वहाँ पर जाती है। अल्तूनिया के द्वारा ये याकूत तो मारा जाता है और जो रजिया सुल्तान होती है उसको कैद कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है। इम्प्रिजन, कैदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, बंदी या फिर कैदी, वो वाली बंदी नहीं है, ठीक है, प्रिजन, बंदी बना लिया जाता है या फिर इसको कैद में डाल दिया जाता है। अब रजिया सुल्तान क्या थी? क्लेवर थी भाई। रजिया सुल्तान ऑफर देती है अल्तूनिया को कि अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो पंजाब तो तुम्हारा है, दिल्ली हमारा है, तो दोनों राज्य किसके हो जाएंगे? हमारा तुम्हारा, यानी एक राज्य हो जाएगा। अब अल्तूनिया क्या करता है, इसके साथ में शादी कर लेता है, ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है। और जैसे ही ये पंजाब से वापस लौट रही होती है, जैसे ही ये पंजाब से वापस लौट रही होती है तो कैथल के आसपास आके, कैथल के आसपास आ करके वहाँ पे कुछ लुटेरे बताते हैं, कुछ कहते हैं कि चालीसा की साजिश थी, तो कुछ लुटेरे इसको मार देते हैं, ठीक है, और इसकी डेथ हो जाती है 1240 AD में, ठीक है, और इसका भी चैप्टर क्लोज, ठीक है, इसका भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब कुछ और आएंगे, उनको देख लेते हैं। किसी को बैठने नहीं देगा चालीसा, जब तक चालीसा रहेगा ऐसे ही तंग करके रखेगा। इसका एक भाई होगा बहरम शाह या बहरम खान, ये वो वाला बहरम खान नहीं है जो अकबर के टाइम पे आएगा, ये बहरम शाह, इसका टाइम पीरियड 2 साल के लिए रहेगा और ये रजिया का ही भाई होगा, ठीक है, रजिया का भाई होगा ये, ठीक है, कुछ खास काम नहीं करेगा ये, अनवर्थी होगा ये भी, मतलब नालायक टाइम का आदमी, पपट होगा ये भी चालीसा का, ठीक है, चालीसा का पपट होगा ये, उसी के हाथों की कठपुतली होगा चालीसा के, ठीक है, और 2 साल के बाद इसको भी मार दिया जाता है। किल्ड आफ्टर 2 ईयर, किल्ड आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल के बाद इसका भी चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। फिर इसके बाद वो जो रुकनुद्दीन होता है ना, बताया था मैंने, उसका बेटा आता है जिसका नाम होता है मसूद शाह, और वो बैठता है गद्दी पे 4 साल के लिए, मतलब 1242 में आता है और 46 तक रहता है। इसने भी कुछ खास काम नहीं किया था, ये भी वैसा ही था सेम एज, ठीक है, कोई खास कारनामे नहीं थे इनके। तो अब इनको हटा देते हैं। एक और राजा आएगा, उसका भी नाम लिख लीजिए, जिसका नाम होगा नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह, और ये 46 में बैठेगा, 1246 में ये बैठेगा, और इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 66 AD तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई कंट्रोवर्सी चलने वाली है, और नई कंट्रोवर्सी क्या होगी आप लोग देखोगे। अब चालीसा का एक बंदा होगा, ठीक है, चालीसा का ग्रुप ऑफ 40 का एक बंदा होगा जिसका नाम होगा बलबन। ये कौन होगा भाई? सदस्य होगा, किसका सदस्य होगा? ये चालीसा का, यानी चालीसा का ही एक मेंबर होगा ये। और ये क्या करेगा? अपने हाथों की कठपुतली बनाएगा इसको, मतलब अपनी बेटी की शादी करा देगा इससे। अब बेटी की शादी कराई है, राजा भी इसी को बना देगा, गद्दी पे बिठा देगा इसको। किसको? नसीरुद्दीन महमूद शाह को। अब ये गद्दी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये क्या करता है? टोपिया बुनता रहता है, वेविंग ऑफ टॉप, वेविंग ऑफ केप, ठीक है, टोपिया बुनता है, और कुरान जो होता है ना, कुरान की आयतें लिखता रहता है, ठीक है। इसका भी गद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब गद्दी में इंटरेस्ट तो था नहीं, क्यों? क्योंकि तो बलबन की कठपुतली था, और बलबन नहीं चाहता था कि ऐसा कोई राजा मिले जिसके पीछे से हम राज कर सकें।
और बलबन इससे एक चीज़ कराता है, इससे एक पोस्ट क्रिएट करवा लेता है नायब की, ठीक है। ये नायब की पोस्ट क्रिएट होती है, मतलब आज के अगर टाइम पे देखें तो पीएम के इक्वल की पोस्ट क्रिएट करा लेता है इससे, ठीक है। अब ये पीएम की जो पोस्ट इसने क्रिएट कराई और वो संभाल लेता है अपने अंडर में कि आपका जो पीएम है ना वो मैं रहूँगा, मतलब आप तो गद्दी को बैठे रहोगे, उसकी केयर टेकिंग के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो एक नायब की पोस्ट क्रिएट करो जो मुझे दे दो, तो इसको मिल गई। चले, अब मैंने बताया टोपिया बुनता था और कुरान की आयतें लिखता था, ठीक है। इसने भी कुछ खास नहीं किया और दामाद था बलबन का ये। आगे जाके क्या होता है, जब ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता तो ये टाइम पीरियड आ जाता है, तो इसमें बलबन क्या करता है, एक और होता है जिसका नाम होता है इमादी रिहान। टाइम पीरियड इसका ही चल रहा है, राजा भी यही है, इमादी रिहान टेक केयर पे लगा देता है। और ये होता है ये हिंदुस्तान का ही मुस्लिम होता है, ठीक है, लोकल मुस्लिम होता है ये। अब ये कहोगे तुम के सर सारे बाहर से आए हैं तो ये कैसे हो गया, मतलब ये पहली पुरानी जनरेशन में से आया था, जो यहीं पे रहने लगे थे लोग, उन्हीं में से निकल करके ये बंदा आया है, ठीक है, इमादी रिहान, और इसको बैठा देता है। अब ये भी ऐसा ही होता है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड आ जाता है 65 का, और 65 में अपना कोरोनेशन कर लेता है, अपने आप गद्दी को संभाल लेता है चुपके से, किसी को पता नहीं चलता। और जैसे ही टाइम पीरियड आता है 1266 का, तो ये जो नसरुद्दीन महमूद शाह होता है, इसको जहर देकर मार देता है बलबन, यानी अपने ही दामाद को टपका देता है, और जो गद्दी होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो किल्ड बाय बलबन, कौन मारा गया, नसरुद्दीन महमूद, और इसको तो हटा ही देता है। तो नसीरुद्दीन महमूद कब मारा जाता है, 1266 में, और सारी पावर किसके हाथों में आ जाएगी अब, बलबन के। क्यों, बलबन ने पहले ही एक पोस्ट क्रिएट करा चुका था, ठीक है। अब पढ़ेंगे बलबन को। देखा है कैसे चल रहा है सीन, ये इसलिए किया जा रहा था ताकि चालीसा का कोई बंदा दूसरा निकल करके सामने ना आ जाए, ठीक है। अब बलबन का टाइम पीरियड डाल लीजिए, इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। अबे गयासुद्दीन बलबन क्या करेगा, सारी की सारी पावर जो होगी अपने हाथों में लेगा, और इसको पपट किंग चाहिए था, वो तो चला गया, जिसने एक पोस्ट बना दी थी, कौन सी, नायब की एक पोस्ट बना दी थी, उसी की वजह से अब ये क्या बनेगा, अपने आप को एक टाइटल देगा ये, जिसमें अपने आप को खुदाई का दावा करेगा ये, यानी उस टाइटल के थ्रू ये क्या करेगा, अपने आप को कहेगा, 2 टाइटल लेगा ये, ठीक है। वो जो बनाया था ना, इसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं पहले, 66 से लेकर के 87 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। एडी गयासुद्दीन बलबन ये क्या करेगा, टाइटल लेगा। टाइटल कौन सा लेगा, वो जो नायब की पोस्ट बनाई थी ना, उसी को कहेगा ये नायब ए खुदाई और एंड जिल्ले इलाही, ठीक है। 2 पोस्ट क्रिएट, एक पोस्ट क्रिएट की थी वो नायब की, अब उसी को इसने मॉडिफाई कर दिया, उसी को क्या बोला, नायब ए खुदाई और जिल्ले इलाही। तो अब इसका क्या मतलब होता है, नायब ए खुदाई का मतलब होता है इसका गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, यानी भगवान अब खुद जमीन पे आ गया, ठीक। और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, द शैडो ऑफ गॉड, द शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान की परछाई, ठीक है। और इसी की वजह से जो मुस्लिम हिस्टोरिकल है वो इसको नकारते हैं कि भैया इसने तो खुद खुदाई का दावा कर दिया ज़मीन पे होने का, तो इसलिए इसको नकारा जाता है। अच्छा, ये अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अपना जो शासन होगा, उसको मजबूत करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा। वो पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो इम्पोर्टेंट हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। और दूसरी बात, ये ऑर्थोडॉक्स राजा होगा। ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, ठीक है, इसके अंदर बहुत कट्टरपंथी होगी। अब ये क्या करेगा, जो चालीसा था, चालीसा, अब चालीसा से निकल करके आया है ना ये, मतलब चालीसा से निकल करके आया है। जिस तरीके से इसने रास्ता खोला है आने का, अब कोई और भी आ सकता है। मतलब आप लोगों के लिए एग्जांपल देकर के समझाता हूँ, 2013 का टाइम याद कीजिए।
मोदी जी को गवर्नमेंट में लाने के लिए सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया था, ठीक है। अब कहाँ है वो सोशल मीडिया, बन चुका है ना गोदी, तो अब ये गोदी ना बन जाए, ठीक है, यानी यहाँ से कोई और ना आ जाए, उस सोशल मीडिया से कोई दूसरी गवर्नमेंट ना आ जाए, इसलिए उसको अपने अंडर में कर लिया गया। यहाँ पे भी चालीसा से कोई और बंदा ना निकल करके आ जाए, इसलिए क्या करेगा, चालीसा की जितनी पावर होगी सब खत्म कर देगा, ठीक है, चालीसा की सारी पावर खत्म कर देगा। अभी ये इसको लिख लो, नोट कर लो, और फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये जो आदमी था रहता इंडिया में था, पर चीज़ें मानता कहाँ का था, ईरान की। ईरान की बहुत सारी चीज़ों को मानता था ये, मतलब ईरान का एक योद्धा था जिसका नाम था अफरासियाब, ठीक है। उस अफरासियाब के टाइटल लिया था इसने, जो कौन था, एक ईरान का वॉरियर था, ठीक है, ईरान का योद्धा था। ये क्या कहता था अपने आप को, अफरासियाब, कि भैया मैं भी अफरासियाब हूँ, जैसे ईरान का योद्धा था ना, मैं भी एक वैसा ही योद्धा हूँ, ठीक है। इसने टाइटल लिया था ये अफरासियाब वाला, तो याद रखना अफरासियाब का टाइटल किसने लिया था, दिल्ली सल्तनत, इसके अंदर स्लेव डायनेस्टी के अंदर, तो इसने लिया था अफरासियाब। अब ये ईरान से तो फेमस था ही, अब वहाँ की इसने कुछ पॉलिसीज चलाई थी, मतलब इसने चलाई थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। अब ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी क्या होती है, लौह नीति, लौह और रक्त नीति, ठीक है, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ नीतियां बनाएगा। अब सबसे पहले इसकी जो आयरन पॉलिसी थी उसको समझ लेते हैं। आयरन पॉलिसी मतलब जो उसकी लौह नीति थी वो क्या था, यानी लोगों को किस तरीके से कंट्रोल में किया जा सके। अभी इंडिया के अंदर क्या था, जिस तरीके से मुस्लिम शासन चला रहे थे, अरेबिक लोग वाले, टर्किश लोग वाले, उस तरीके से शासन नहीं चलेगा। ये उसके अंदर कुछ बदलाव कर देगा कि भैया हमारे शासन के अंदर कोई भी हंसी मजाक नहीं करेगा, कोई भी जोक नहीं सुनाएगा, ठीक है, सब एकदम सीरियस मोड में रहेंगे। जब राजा होगा अपने दरबार में और कोई बाहर से दुहाई लेकर के आएगा जस्टिस के लिए या राजा से कुछ बात करना चाहेगा, तो सबसे पहले आकर के उसको सजदा करना है, सजदा, ठीक है। इसने क्या कहा, सजदा करना पड़ेगा। दूसरी बात इसने कहा पैबोस, पैबोस मतलब सजदा करना पड़ेगा। वो जैसे मुस्लिम लोग अपना सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, प्रेयर करते हैं, और पैबोस का मतलब किसिंग ऑफ फेट, यानी राजा के पैरों को चूमेगा, ठीक है, जमीन पे सर रखेगा और फिर राजा के पैरों को चूमेगा, और जो तुम्हारा बात है उसको तुम कह सकते हो उसके बाद। दूसरी बात इसने नौरोज मतलब ये ईरान का कोई त्यौहार था, फेस्टिवल था, उसको मनाया करता था, ठीक है, और पब्लिक को भी मनाने की इजाज़त थी, पब्लिक के लिए ही था स्पेशली ये, तो इसको क्या कहते हैं, द न्यू ईयर भी बोलते हैं इसको, द न्यू ईयर, ठीक है, जैसे हम नया साल मनाते हैं उसी तरीके से था ये न्यू ईयर, ठीक है। अब ये भी लिख लिया होगा तुमने, यहाँ पे थोड़ा समझो इसकी ब्लड पॉलिसी क्या थी, ब्लड पॉलिसी क्या थी इसकी। ब्लड पॉलिसी के अंदर मतलब इसने लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया था। अब लोगों को कैसे जोड़ेगा, देखो, अब जितने भी राजा थे आसपास के, ये सारा का सारा बिखर चुका था, किसके बाद, रजिया सुल्तान के बाद, इल्तुतमिश के बाद ही बिखर गया था। रजिया को तो टाइम ही नहीं मिला इन सबको एक करने का। अब ये क्या करेगा, इन सारे राज्यों को एक करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो जो इक्ता सिस्टम चलाया था इल्तुतमिश ने, इक्ता, उसको ख़त्म करेगा। इक्ता के बाद ये लोगों को जोड़ना शुरू करेगा और सेंट्रलाइज करेगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, केंद्रीकरण करेगा ये। जैसे आज की अगर बात करूं तो आज क्या है हमारा स्टेट में इंडिया की बात कर रहा हूं, आज हमारा स्टेट क्या है, सेंट्रलाइज ही तो है। सारी पावर कहाँ है, सेंटर में, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जैसे यूपी, बिहार अलग अलग हैं, सेंटर में पावर है। उसी तरीके से ये करेगा, सारे स्टेट को जोड़ेगा और पावर कहाँ रखेगा, अपने पास, ठीक है। अगर आज चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है रूल रेगुलेशन स्टेट के ऊपर। कुछ सब्जेक्ट हैं ऐसे जो बना सकती है, जैसे फार्मर बैठे तो हैं अभी सभी स्टेट के हैं, बनाया उसने रूल, तो ये भी क्या करेगा, उसी तरीके का सेंट्रलाइजेशन करेगा। अब सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा
और अपनी अलग से एक आर्मी बनाने स्टार्ट करेगा, ठीक है, अलग से आर्मी स्टार्ट करेगा बनानी। और इसका क्या होगा, जो नहीं मानेगा उसको बहुत बुरी तरीके से मारेगा। बंगाल का एक तुर्गिल खान होता है, तुर्गिल खान, ठीक है, ये बंगाल के अंदर रिवॉल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है, ठीक है। कहाँ होता है ये, बंगाल के अंदर। तो बलबन अपनी आर्मी भेजता है इससे निपटने के लिए, बट जो बलबर की आर्मी होती है वो हार जाती है इससे और पीछे हट जाती है। फिर बलबन खुद जाता है इससे फाइट करने के लिए, और बलबन इसको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि जो लोग देखने वाले थे उस इंसिडेंट को, वो बेहोश होकर के ज़मीन पे गिर जाते हैं। मतलब एक ऐसी पॉलिसी बना रहा है जिससे लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके, लोग इसके खिलाफ आवाज़ न उठा सकें। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, लोगों को इतना डरा दो कि तुम्हारा राजा बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। और यही आइडियोलॉजी इसने लोगों के दिमाग में पैदा कर दी। अब ये क्या करेगा, इसका जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा था। जस्टिस सिस्टम मतलब इसकी जो न्यायिक प्रणाली थी, न्यायिक प्रणाली जो थी इसकी वो बहुत अच्छी थी। मतलब एक अवध का राजा होता है और दूसरा होता है बदायूं का, ठीक है। अवध का राजा और बदायूं का राजा, वो दोनों अपने शासन के अंदर लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, और लोग परेशान होकर के अपनी गुहाई लगा देते हैं कहाँ, राजा के पास में। और जैसे ही राजा को पता चलता है कि ये दोनों परेशान कर रहे हैं, राजा इनका भी वही हाल करता है जो तुर्गिल खान का किया गया था। मतलब मैं अपनी जनता को कुछ भी कह सकता हूं, पर मेरे किसी भी अधिकारी को इतना हक नहीं है कि वो जनता को कुछ भी कह दे, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से मारता था ये, लोगों के सामने बुला करके फांसी लटकाता था, चर्बी उतरवा दिया करता था, गर्दन काट दिया करता था, ये सब किया करता था ताकि लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके। तो अब आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलाने वाला जो राजा था वो कौन था, तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और इसके टाइम पे क्या होता है, मंगोल का बड़ा खतरनाक वाला सीन चल रहा होता है। मंगोल बड़ी पीक पॉइंट पावर पे होते हैं यहाँ, तो वो पंजाब वाला थोड़ा सा एरिया कैप्चर कर लेते हैं इसके टाइम पे, ठीक है। और ये उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये खुद में एक डरपोक राजा था। बाहर से लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मजबूत हूँ, इसलिए फाइट किया करता था। हॉपिंग ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, आप लिख लीजिए, एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसके टाइम पे अमीर खुसरो होगा, ठीक है, जो आगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी जाएगा। तो इसके टाइम पे कौन होगा, अमीर खुसरो, जिसने 7 राजाओं का कार्यकाल देखा था। तो कौन होगा, अमीर खुसरो, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया, यानी तूतियाए हिंद। और इसको ही कव्वाल का सबसे बड़ा सूफी माना जाता है। कव्वाल का सबसे बड़ा सूफी माना जाता है किसको, अमीर खुसरो को, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट था। और इसने, बलबन ने 2 काम किए थे, वो कौन से थे, ये 2 पोस्ट क्रिएट करेगा। एक तो दीवाने विजारत, जो आगे चल करके फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, वित्त मंत्री बनेगा। और एक और करेगा जिसको बोला जाएगा दीवाने अर्ज, ठीक है। ये क्या होगा, डिफेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट होगा ये इंपॉर्टेंट थे इसमें, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, देखते हैं और स्लेव डायनेस्टी को कंप्लीट कर देते हैं आज ही। नेक्स्ट कौन बनेगा भाई, इसके बाद जैसे ही 87 में इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसके बाद कैकुबाद एक राजा बनेगा, कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद 1287 से लेकर के 90 तक इसका पीरियड रहेगा। ये भी कुछ खास राजा नहीं होता, जितना साम्राज्य बलबन ने इकट्ठा करने की कोशिश की थी ये उसको नहीं संभाल पाएगा। क्यों,
क्योंकि ये भी एक एबल राजा नहीं होगा, ये खुद सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस से बीमार होगा ये, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी के दौरान में आ जाता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसके बाद एक और राजा को अपॉइंट कर दिया जाता है इसके बाद में, उसका नाम होता है कैमूस, ठीक है, जो 3 साल का बच्चा होता है। और ये जो है ना वो नसरुद्दीन महमूद शाह जो मैंने बताया था, ये उसी का बेटा होता है। और आगे इसका बेटा होता है ये कैमूर, जिसकी उम्र कुल 3 साल की होती है, 3 years old, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, ओनली 90 लिख सकते हो, 1290 लिख सकते हो, इसी में आया था ये। और इसी में आएगा कौन, फिरोज जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी आएगा और इस बच्चे को गद्दी से हटाएगा, मार देगा इसको और पूरा का पूरा शासन अपने कंट्रोल में करेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्लेव डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो कौन था, ये था, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है, स्लेव डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो कौन था। कभी कैकुबाद कर लो, नहीं, कैमूर उसका अंतिम शासक था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, चालीसा वालीसा सब खत्म हो चुके थे, अब कोई बाकी बचा नहीं था दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला। तो ये गवर्नर होता है, अफगान से आते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आकर के इस बच्चे को हटा देता है और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेता है। और फिर एक नई सल्तनत बनती है जिसको कहते हैं द खिलजी सल्तनत, ठीक है। अब बुद्धास खिलजी सल्तनत हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज़ रही हैं उनको देखेंगे। क्लास को मिस ना करें, अगर क्लास अच्छी लगती है यार तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।